अमर उजाला दी बोनस आप देख रहे हैं। मैं हूं अंजलि सिंह और बीमा हो तो ऐसा हमारा खास शो में आपका बहुत स्वागत है। इस शो में हम देखिए बीते सप्ताह जीवन, स्वास्थ्य, वाहन जैसे सभी प्रकार के बीमा के क्षेत्र में आए बदलावों पर फोकस करेंगे। बीमा की दुनिया में क्या नया घटा है और क्या नए बदलाव आए हैं, इन सभी खबरों पर हम गहनता से चर्चा करने वाले हैं। कार्यक्रम के एंड में हम अपने खास सेगमेंट में पॉलिसी रिव्यू में हाल ही में लॉन्च हुई बीमा पॉलिसी पर भी बात करेंगे। इस नई पॉलिसी के फीचर्स आखिरकार क्या हैं, बीमा लाभ क्या है, नियम और शर्तें क्या हैं और किन ग्राहकों के लिए ये पॉलिसी सबसे सही है। साथ ही हम कुछ दर्शकों के सवालों का जवाब भी अपने गेस्ट से लेंगे। तो आज बीमा हो तो ऐसा शो में हम किन बातों पर चर्चा करेंगे, आइए सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं ऑन द शो पर। तो देखिए ऑन द शो हम बात करने वाले हैं टाटा AIA का पॉलिसी अपग्रेड हुआ है, तो किस तरीके से इसे देखा जाए, कितना फायदेमंद है ये, इस पर बात होगी। वहीं बीमा कंपनियों को GST से देखिए कितना दम मिला है, कितना फायदा मिला है GST में हुए बदलावों से, उस पर बात करेंगे। वहीं हम एक और खबर को शामिल करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे कि CGHS बेनिफिशरीज के लिए आखिरकार नया प्लान क्या कहता है। वहीं 5 साल में भारत की प्रीमियम ग्रोथ कैसी रहने वाली है, अगले 5 साल में किस तरीके से भारत की प्रीमियम ग्रोथ रहेगी, उस पर बात होगी। वहीं अर्ली सरेंडर पर हो रहा कितना भुगतान, देखिए जब पॉलिसी होती है वो अर्ली सरेंडर उसे कर देते हैं, उसमें किस तरीके से भुगतान, कितना भुगतान हो रहा है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। तो देखिए शो में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चार्टेड वेल्थ मैनेजर रितेश सेठ जी, जो बीमा और फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुभवी एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत स्वागत है द बोनस पर। धन्यवाद अंजलि जी। सर शो की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं भोपाल के गौरव की, जिनके गलत बीमा कवर ने उनके परिवार का संकट बढ़ा दिया। भोपाल के रहने वाले गौरव ने कई साल पहले LIC की एक मनी बैक पॉलिसी ली थी। गौरव हर साल 20,000 रुपए का प्रीमियम भरते थे और 4 साल बाद LIC की ओर से 45,000 रुपए का चेक आता था। पिछले साल गौरव की मृत्यु के बाद परिवार को भरोसा था कि बीमा के पैसे से बच्चों की पढ़ाई और घर के अन्य खर्च बदस्तूर जारी रहेंगे, लेकिन बीमा कंपनी से संपर्क के बाद पता चला कि गौरव के पास टर्म प्लान नहीं था और मनी बैक पॉलिसी की कवरेज तो सिर्फ 5 लाख रुपए की ही थी। ये कहानी बताती है कि सिर्फ बीमा पॉलिसी होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही पॉलिसी और पर्याप्त कवरेज होना सबसे जरूरी है। तो देखिए हम अपने इस प्रोग्राम में बार बार यही कहते हैं कि पॉलिसी होना, वो भी सही तरीके से पॉलिसी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कहानी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, उससे क्या हमें सबक लेना चाहिए वो हम गेस्ट से ही जान लेते हैं। सर अभी हमने जो कहानी देखी गौरव की, सबसे बड़ी चूक उन्होंने कहाँ कर दी? उनकी पहली चूक ये थी कि उन्होंने जो इंश्योरेंस कवर है वो एडिक्वेट मतलब जितना उनको लेना चाहिए उतना लिया नहीं है। मैं इसमें मामले में ये बोलूंगा कि अगर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट या पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के तरीके से ली है, तो लॉजिक ये बैठता है कि उनका जो इंश्योरेंस कवर रहेगा वो कम रहेगा। उनके सामने वो प्रीमियम अपना एक कुछ अमाउंट का ज्यादा भरेंगे। उसकी जगह पे अगर उन्होंने टर्म पॉलिसी ली रहती जिसका कम प्रीमियम में ज्यादा इंश्योरेंस कवर उनको मिल सकता था, जो उन्होंने नहीं लिया है, ये इसमें से एक कंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मनी बैक पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए फिर सही है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए मनी बैक पॉलिसी जो है जिन ग्राहकों को अमुक अवधि के बाद एक परमानेंट अमाउंट अगर उनको चाहिए कि भाई एक प्लानिंग कुछ कर रहे हैं जिसमें 4 साल 5 साल के बाद और हर 5 साल की अवधि में एक अमुक अमाउंट उनको चाहिए, जैसे कोई चिल्ड्रंस का प्लान कर रहे हैं कि चिल्ड्रन के एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं और उनको एक हायर एजुकेशन के टाइम पे कम पैसा चाहिए, उनकी शादी के टाइम पे एक पैसा चाहिए, अगर इस तरह से उनका कुछ प्लान है तो उनके लिए ये पॉलिसी ज्यादा बेहतर रहती है, ना कि कोई भी मतलब अगर पैसे की जरूरत नहीं है और इंश्योरेंस कवर प्रॉपर नहीं है, उनको इस पॉलिसी से ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा।
बिल्कुल। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है जो सर बता रहे हैं कि जब आप पॉलिसी आप लेते हैं, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को जो कहानी भी बताई उसमें सिर्फ गौरव ने यही चूक कर दी कि जो उन्होंने कवरेज था वो भी उन्होंने सही तरीके से नहीं लिया था और इसके अलावा पर्याप्त नहीं था वो उनके अकॉर्डिंग, और मनी बैक पॉलिसी का कवरेज उन्होंने लिया था। सर, इन्वेस्टमेंट फोकस्ड पॉलिसी की बजाय प्योर टर्म पॉलिसी कितनी फायदेमंद साबित होती है? प्योर टर्म पॉलिसी तो हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। हम हर एक इन्वेस्टर को ये बताते हैं कि जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस और उसके बाद टर्म पॉलिसी, ये चीज हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। टर्म पॉलिसी का एक बेसिक सिद्धांत हम बताएंगे कि जिसमें किस तरह से आप कोई भी इनकम स्लैब में हो, किस तरह से आपको टर्म पॉलिसी देखनी चाहिए। जैसे अगर समझिए कि किसी की सालाना आय जो है वो 5 लाख रुपया है, तो उसका 10 गुना उतना मिनिमम इंश्योरेंस कवर उस व्यक्ति को अपना लेना चाहिए एज ए टर्म पॉलिसी इज कंसर्न। तो ये टर्म पॉलिसी में कवर होने से आपका अगर समझिए कुछ हो जाता है उस टर्म के बीच में, तो आपको उतना पैसा पीछे जो नॉमिनी रहते हैं उन्हें मिल जाता है, और एटलीस्ट वो व्यक्ति का जो फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्ट होगा उसके फैमिली में, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा कि उस पैसे से, उनके ब्याज से, उनका जो पीछे उनके पत्नी है या उनके जो डिपेंडेंट लोग हैं घर में, उनका वो लॉजिक यूज हो जाएगा। बिल्कुल। सर, अभी हमने मनी बैक पॉलिसी की बात की, तो इसके क्या किसी तरीके के नुकसान भी हैं? कौन कौन से ऐसे नुकसान इसको लेकर हो सकते हैं सर? नहीं, हालांकि नुकसान ऐसा नहीं, सिर्फ उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई भी ट्रेडिशनल पॉलिसीज देखते हैं तो उसका जो प्रीमियम रहता है वो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ज्यादा देखा जाता है, ना कि इंश्योरेंस कवर के हिसाब से। पॉलिसीज की रिटर्न्स की बात करें तो उसके अंदर एक गारंटेड भी टर्म आपको सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड रिटर्न भी आता है। एक आता है जिसके अंदर सालाना बोनस डिक्लेयर करके कम अच्छी अमाउंट आपको हर मतलब मैच्योरिटी तक आपको पैसा कंसिस्टेंटली मिलता है। मोस्टली पॉलिसी में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ आपको एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि आपकी जो भी पॉलिसी लें उसमें आपका बैलेंस किस तरह से होता है, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके इंश्योरेंस कवर का। वो अगर आपने ध्यान रखा तो आई थिंक हर पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनीज लाती है वो आपको बेनिफिशियल रहेगी। बिल्कुल, यानी कि सही तरीके से पॉलिसी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, कुछ खबरें भी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। बीते सप्ताह में जो पॉलिसी से लेकर, बीमा से लेकर जो हलचल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, नज़र डालेंगे हम पहली खबर जो हम लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान फॉर्च्यून गारंटी सुप्रीम पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। इस प्लान में अब एक प्रीमियम ऑफसेट फीचर शामिल किया गया है, जिससे ग्राहक 12 साल की अवधि में सिर्फ पिछले 6 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। बाकी 6 प्रीमियम प्लान के इनकम बेनिफिट से कवर किए जाएंगे। ये प्लान पावर ऑफ 6 ऑप्शंस भी देता है, जो 6% तक के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ गारंटीड इनकम और बेनिफिट देता है। कंपनी के मुताबिक इसका मकसद रिटायरमेंट, एजुकेशन या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना है। अब इसी को हम सर से समझते हैं। सर, अगर हम बात करें, अभी ये जो फीचर आया है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान में जो बदलाव किया है, जो अपग्रेड किया है, सर इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? ग्राहकों के लिए कितना ये मायने रखता है बदलाव? कि मैं टाटा AIA का एजेंसी नहीं है मेरे पास, बट मैंने जो भी इंटरनेट और मेरे रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट के बारे में समझा है उसके उससे मैं आपको ये बताऊंगा कि जिसमें 6 साल के अगर आप अवधि के लिए प्रीमियम भर रहे हैं और 12 साल की अगर आपकी टर्म, आपने पेइंग टर्म ली है, 6 साल के बाद आपकी जो आगे की टर्म है वो भरने की जरूरत नहीं है आपको। जो आपका 6 साल का जो प्रीमियम भरा है वही प्रीमियम में से जो उसकी रिटर्न्स जनरेट होगी, उस रिटर्न्स के बेसिस पे आपके दूसरे 6 साल के प्रीमियम भरे जाएंगे। हालांकि जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो भी उनका पढ़ा उसके अंदर वो बोल रहे कि गारंटेड 6% एडिशन है। बिल्कुल। तो
6% के एडिशन के हिसाब से देखें तो आपका दूसरे 6 साल का प्रीमियम वो उसी आपके 6 साल के जो अभी भरे हुए पैसे 6 साल के हैं उसमें कवर हो जाता है और आपको बेनिफिट भी उस तरह से रहेगा। ये बहुत ही सिंपल और एक टेक्निकली जो व्यक्ति आगे की टर्म के लिए सुनिश्चित न हो कि जिनके पास आगे का पैसे की गारंटी न हो कि भाई इतने मेरे पास आगे पैसे भरने के लिए रहेंगे नहीं रहेंगे, उनके लिए ये पॉलिसी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। बिल्कुल सर, इस प्लान में प्रीमियम ऑफसेट फीचर को भी शामिल किया गया है। सर ये क्या फीचर है हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें तो, और दूसरी तरफ अगर बाकी अन्य जो कंपनियां हैं क्या वो भी इस तरीके का कोई ऐसा फीचर देती हैं या आने वाले समय में पेश कर सकती हैं? अभी तक पहले मैं दूसरा सवाल का जवाब दूंगा कि अभी तक दूसरे कंपनियों के पास भी इस तरह के ऑप्शंस रहे हैं, जैसे हम लिमिटेड टर्म पेमेंट टर्म बोल सकते हैं, उस तरह के ऑप्शंस आज सभी कंपनियों के पास होते हैं। मगर जो इन्होंने जो अभी ऑप्शन जो लाए हैं, ये पॉलिसी ऑप्शन जो है वो एक थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसके अंदर आपके भरे हुए पैसों में से आपको यूज करने के लिए, मतलब आपके प्रीमियम भरने के लिए, मतलब पॉलिसी कहीं लैप्स नहीं हो रही है और आपके ही पैसे से आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपके घर से जो प्रीमियम के लिए पैसा जा रहा है वो कम जा रहा है। बिल्कुल सर, क्या आने वाले समय में और भी ऐसी कंपनियां हैं जो इस प्रकार के बदलाव कर सकती हैं, जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म सेविंग की अगर हम बात करें या फिर फॉर्चून गारंटी सुप्रीम पॉलिसी जो जिस तरीके से इस पॉलिसी की तरफ से दिया गया है, इस प्लान में शामिल किया गया है, क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है ताकि जो स्टेबिलिटी है वो सर बनी रहे लॉन्ग टर्म? जी जरूर, इस तरह के ऑप्शन डेफिनेटली हर इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि अगर कोई पॉलिसी धारक को बेनिफिट करके दे रही है तो जरूर दूसरी कंपनियां भी इस तरह की पॉलिसी लाने का और आने की शक्यता ज्यादा है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस तरीके की जो पॉलिसी है वो लेकर आ सकती हैं। एक और दूसरी खबर पर हम नजर डालेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि बीमा पर जीएसटी दर 0 होने का फायदा बीमा कंपनियों को देखिए मिलता दिख रहा है। दिसंबर के महीने में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने न्यू बिजनेस प्रीमियम यानी एनबीपी में सालाना आधार पर लगभग 40% की ग्रोथ दर्ज की है। यह मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी FY26 में किसी एक महीने में इंडस्ट्री की ओर से दर्ज की गई सबसे ज्यादा ग्रोथ है। इसे एक महीने पहले यानी नवंबर 2025 में इंडस्ट्री ने एनबीपी में 20% से ज्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की थी। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के डेटा के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने दिसंबर में 42,150.8 करोड़ का एनबीपी रिपोर्ट किया, जो पिछले साल इसी समय के 30,218.71 करोड़ से 39.5% ज्यादा है। सर, बीमा सेक्टर में ग्रोथ के पीछे प्रमुख कारण जीएसटी दरों में कटौती है या फिर कोई और कारण भी आप देख रहे हैं? मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर हम जब से जीएसटी का रेट वेवर हुआ है तब से अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये जीएसटी न होने से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इंश्योरेंस की तरफ बढ़ा है। टर्म पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ लोग मुड़े हैं। अगर हम प्रीमियम के हिसाब से बात करें तो इट इज अ बड़ा बेनिफिट है। 18% इज एक सब्सटेंशियल अमाउंट होती है जो ग्राहक अपने पैसे वो 18% भर के जो आज बचेगा वो पैसे से अपने लिए अधिक कवरेज ले सकता है। और हमने हमारे यहाँ पे यही देखा है कि जब भी हम जीएसटी बच गया है तो मोस्टली क्लाइंटों ने अपने इंश्योरेंस कवर बढ़ाने की बात की है, ना कि कम करने की या फिर ये प्रीमियम ही चालू रखी है। तो ये एक पॉजिटिव सोच है जिससे आज इसका बेनिफिट डायरेक्टली इन्वेस्टर को, पॉलिसी धारक को मिल रहा है। बिल्कुल, पॉलिसी धारक को कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं। सर, बीमा में 100% एफडीआई की अनुमति के बाद क्या नए बिजनेस प्रीमियम में और तेजी देखने को मिल सकती है? हाँ जी, जरूर आएगा। और अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस के ऊपर पहल कर रही है और आपको थोड़े ही टाइम में बहुत सारे अच्छे इंश्योरेंस कंपनियों के नाम आपको दिखेंगे जो ये करेगी। बिल्कुल। और सर, किसी और तरीके का बदलाव क्या आप देख रहे हैं इसके बाद? मोरलेस अभी जो बदलाव हुए हैं उसी से हम और
एटलीस्ट ये एक साल तो पूरा आपको कोई दूसरे नए बदलाव की उम्मीद नहीं रख सकते, बट डेफिनेटली जो चेंज आए हैं उसी से एक अच्छा ग्रोथ दिखता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि एक पॉजिटिवनेस बिल्ड हो गई है आफ्टर ये जो बड़े 2 चेंज आए हैं उससे। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छी चीज है जो अभी हमें दूसरा नया चेंज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अभी फिलहाल जो बिजनेस प्रीमियम में तेजी आने वाले समय में देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा मेजर बदलाव नहीं देखने को मिल रहे। सर, बीमा सेक्टर के लिए ये डेटा जो अभी एनबीपी की जो रिपोर्ट आई वो क्या संकेत दे रहा है? देखिए, वही है कि लोग अभी इंश्योरेंस के तरफ थोड़े मुड़ रहे हैं। जो एक लास्ट दशक ऐसा गया जहां पे इंश्योरेंस से लोग दूर जा रहे थे। जैसे टर्म पॉलिसी के बारे में बोले या कोई भी इंश्योरेंस के बारे में बोले तो लोग सोचते थे कि भाई इंश्योरेंस अभी नहीं लेना है, ये थोड़ा कॉस्टली है या ये हमारे लिए नहीं है। आज सिर्फ एक जीएसटी और के वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट बढ़ा है कि भाई एटलीस्ट सुनना चाहते हैं कि क्या पॉलिसी है, क्या उनके लिए फायदे हैं इस पॉलिसी में। और शायद ये एक अच्छा मौका है एजेंटों के लिए भी और धारकों के लिए भी कि आप नए पॉलिसीज के रिव्यू कीजिए। आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से अगर कोई पॉलिसी आपके उसमें बैठ रही है तो ये एक अच्छा मौका है जहां पे आपकी टैक्स भी बच रही है प्लस आपको अच्छा कवरेज भी मिल सकता है। बिल्कुल, तो अच्छा कवरेज जो है वो इसमें मिल सकता है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे सीजीएचएस से जुड़े हुए क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरीके से इसे समझा जाए, वो हम उस पर नजर डालते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डीएफएस ने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च कर दिया है। ये एक ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसे सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज के लिए मेडिकल कवरेज बढ़ाने के लिए लाया गया है। परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा जल्द ही न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऑफिस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीजीएचएस बेनिफिशरीज के रिटेल प्रोडक्ट के तौर पर उपलब्ध होगा। रेगुलर पॉलिसी की तुलना में ये योजना 70-30 विकल्प के तहत 28% डिस्काउंट और 50-50 ऑप्शन के तहत 42% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। इसी को सर से हम थोड़ा समझते हैं। सर, सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लाने की सर क्यों आखिरकार जरूरत पड़ गई है? मोस्टली जो सीजीएचएस का जो बेनिफिट होता है वो एक लिमिट रखता है अपने जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक लिमिट और रिस्ट्रिक्टेड रहता था कि जहाँ पे वो सीजीएचएस टाइड हॉस्पिटल्स के पास ही जा सकते थे और उसके अलावा कोई भी हॉस्पिटल में उनको अपने जेब से पैसा डाल के रीइंबर्समेंट लेना पड़ता था। और कवरेज भी जो था वो कहीं रिस्ट्रिक्टेड था, यहाँ पे कवरेज जो लिमिट्स रहती थी सीजीएचएस की वो रहती थी। आज ये ऑप्शनल कवरेज जैसे इससे एज एन एम्प्लॉय को फायदा ये रहेगा कि वो दूसरी न्यू इंडिया की ये जो पॉलिसी है वो लेके कोई और कैशलेस फैसिलिटीज दूसरी हॉस्पिटलों में भी यूज कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर दूसरे भी एडेड बेनिफिट्स जो हैं, जैसे आपको ओपीडी बेनिफिट दे दिया है, आपको जैसे आयुष ट्रीटमेंट जितनी है वो भी इसमें मिल जाएगी। तो बहुत सारे अधिक बेनिफिट भी इसमें ऐड किए हैं। जो न्यू इंडिया की पॉलिसी आएगी उसमें आपको ये सब बेनिफिट्स दिखेंगे। तो ये तो डेफिनेटली हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये पॉलिसी के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को आप ज़रूर देख सकते हैं, गहनता से इस पर विचार कर सकते हैं क्योंकि ये कई फ़ायदे जो है वो लेकर आई है सीजीएचएस। सर, इस पॉलिसी में को पेमेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं, इसे किस तरीके से समझा जाए? अगर आसान भाषा में मैं चाहूँ आप हमारे दर्शकों को समझाएं तो। को पेमेंट जो है ये एक ऑप्शनल आपके एज एन पॉलिसी होल्डर के लिए है कि जिसमें वो को पेमेंट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आपका प्रीमियम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे जो आज के तारीख में जो स्ट्रक्चर है वो मैं समझाऊंगा, बिकॉज न्यू इंडिया की ये पॉलिसी के बारे में अभी तक पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है जी। बट अगर समझिए कि मैंने लिया कि को पेमेंट 10% का अगर मैं लेता हूँ कि भाई 10% का को पेमेंट हमने सिलेक्ट किया,
उसका मतलब मेरा सीधा सीधा प्रीमियम जो है 10% से कम हो जाएगा आज की तारीख में। मगर जब ये कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होगा उस टाइम पे मुझे अपने जेब से वो 10% जो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है वो मेरे जेब से जाएगा। सो अगर किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि भाई आज अगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है और मुझे ये 10% का प्रीमियम कम करना है, तो उनको ये को पेमेंट जो है वो लेना चाहिए। नॉर्मली हम तो बोलते हैं कि कोई भी तरीके का को पेमेंट या कोई भी तरीके का डिडक्टेबल्स रहे तो उसको आप न ले, प्रीमियम जो भी आ रहा है वो भरिए, वो हमारी ट्राई रहती है। बिल्कुल। तो को पेमेंट जो है वो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है उसे आप इस तरीके से जो सर ने बताया उसे आप ध्यान में रखिएगा और एग्जाम्पल के तौर पर सर ने समझाया। सर अगर हम बुजुर्ग पेंशनर्स की बात करें तो क्या बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त प्लान के बजाय आयुष्मान स्कीम में एनरोल होना ठीक रहेगा या उनके पास भी कोई और ऑप्शन है? आयुष्मान जो है वो एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है और ये हर व्यक्ति जिनका सीनियर सिटीजन है उनको ये पॉलिसी में सब्सक्राइब करना चाहिए। हालांकि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आप एक चाहते हैं कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन जब भी हो और आप उसके अंदर जैसे आयुष्मान के अंदर आपको आपकी ट्रीटमेंट जो है वो बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटलों में मिल सकती है। मगर उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि जैसे आपका जो जनरल वार्ड में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और अगर आपकी इनकम और आपके पास उतनी फंक्शनैलिटी है तो आप इस पॉलिसी को ऑप्ट इन नहीं करें और आप अपने जो भी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर हो उससे करें। मगर हम अगर जनता की बात करें कि ओवरऑल लोगों के पास अगर सीनियर सिटीजन की आयुष्मान पॉलिसी अगर हम देखें तो एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर सिटीजन को दी गई एक तरीके की गिफ्ट है जो उनको यूज करनी चाहिए अगर उनके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो और मेजर इम्पोर्टेंस ये हो कि भाई आप ट्रीटमेंट मिले हमें और हम अच्छे हो जाए। तो ये आयुष्मान एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जो हर सीनियर सिटीजन को यूज करना चाहिए। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो बेनिफिट है वो सीनियर सिटीजन्स को दिया गया है, लेकिन सर आप आयुष्मान स्कीम को किस तरीके से सर आप देखते हैं? ये एक बहुत ही इनिशियल स्टेज है। मैं इसमें इस तरह से बोलूंगा, अगर आयुष्मान का जो सक्सेस है वो बहुत ही बढ़िया रहा है और आयुष्मान के फैसिलिटीज के अंदर अगर मैं उसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो ये आपके ट्रीटमेंट जो है, जो बहुत सी जगह पे मैंने ये देखा है कि पैसे के नहीं होने की वजह से सीनियर सिटीजन को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई है या वो ट्रीटमेंट ही नहीं ली है, जबकि ये फैसिलिटी होने से एटलीस्ट वो व्यक्ति अपनी ट्रीटमेंट करके वो क्योर हो सकता है। जो आज डिसेबल्ड था वो अभी अनेबल्ड हो गया। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी ये स्कीम है और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई और काफ़ी लोग इसका जो फ़ायदा है वो इस समय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल री इंश्योरर स्विस आरई की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मजबूत आर्थिक बुनियाद, बढ़ती मांग और रेगुलेटरी बदलावों के कारण इंडिया की इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रोथ 2026 से 2030 के बीच 6.9% तक बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें पिछले साल तो देखिए 2025 में भारत की इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रोथ सिर्फ 3.1% रही है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इंडिया में प्रीमियम की ये ग्रोथ चीन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से ज्यादा होगी। रिपोर्ट के अनुसार इसी अवधि में चीनी बाजार में लगभग 4% और अमेरिकी बाजार में 2% की बढ़ोतरी होगी। स्विस आरई के एक एनालिसिस के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस में 2026 से 2030 के दौरान हर साल औसतन 7.2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की वजह से मोटर इंश्योरेंस में इसी दौरान हर साल 7.5% की बढ़ोतरी होती रहेगी। सर, इंडिया में अगले 5 साल में इस इंश्योरेंस बूम की वजह आप क्या देख रहे हैं? तो अवेयरनेस है कि जो इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से जो एड कैंपेन चल रहे हैं और उस वजह से और जो लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ी है कि
हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, टर्म पॉलिसीज क्यों होना चाहिए, वो भी आज अच्छे लेवल पे बढ़ते हुए दिख रहा है। दूसरा ये है कि हमारा जो यंग पॉपुलेशन है वो आज अभी एक एज पे पहुंच रहा है जहाँ पे वो थोड़ा मैच्योर होके सोच रहा है कि मेरे पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, मेरे पास टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, मेरे पास मेडिक्लेम होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरीके का जो दिख रहा है कि भाई लोग अभी खुद से सोचना चालू किए कि ये मुझे मेरे पास एक बेसिक नीड की तरह ये होना चाहिए। ये बड़ा शिफ्ट है जो अभी हम देख रहे हैं कि जिसके वजह से जो आप डेटा बता रहे हैं वो मैं एंडोर्स करूंगा कि हाँ ये आराम से 6% 7% की ग्रोथ से इंडिया के अंदर जो यंग पॉपुलेशन होने से मुझे दिख रहा है कि लोग ये नंबर्स होना बहुत ही मुमकिन है। बिल्कुल, यानी कि अवेयरनेस बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ने की वजह से ये जो ग्रोथ आई है वो भी कहीं ना कहीं इस पर असर डालती है। सर, रिपोर्ट के अनुसार लाइफ की बजाय नॉन लाइफ सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी, इसकी वजह क्या है? पहले तो डेफिनेटली मेडिक्लेम जो है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही बड़ा किकर रहेगा। दूसरा, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जो हर व्यक्ति के पास थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है। तो स्टेबिलिटी आने के बाद दूसरा चीज क्या देखेंगे लोग, तो अभी लोग नॉर्मली देख रहे हैं कि भाई चलो कुछ इंश्योरेंस तो ले लें कि भाई हम रह नहीं रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यू हो जाए तो जो नॉन लाइफ पॉलिसीज जो रहती है वो सब की सब हेल्थ इंश्योरेंस जो है, मोटर इंश्योरेंस जो है, फायर पॉलिसीज जो है वो सभी नॉन लाइफ में आती है। और ये नॉन लाइफ पॉलिसीज जो होती है उसकी अवेयरनेस बहुत बड़ी है। जैसे अभी हमने बहुत सारी जगह पे ये भी देखा है कि लोग अभी घरों का भी इंश्योरेंस लेना चालू किए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो पहले लोग घर का इंश्योरेंस हम बोलते थे रितेश भाई आज नहीं बाद में देखेंगे करके हमें बोलते थे। आज जब भी हम डिस्कस करते हैं कि भाई एक घर का इंश्योरेंस ले लीजिए तो आज सामने से वो उनके बारे में जानकारी लेके इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो ये जो अवेयरनेस के वजह से या लोगों की इनकम के वजह से उनके पास जो स्पेंडेबल या इन्वेस्टेबल फंड है वो होने के वजह से इस तरफ की प्रोडक्ट्सों पे ध्यान ज्यादा जाता है लोगों का। कि अभी जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले ट्रैवल इंश्योरेंस हमें सामने से बोलना पड़ता था या फिर उस कंट्री की कंपल्शन होती थी तब वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेते थे। आज टिकट बुक करने के साथ ही बोलते कि भाई हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैवल पॉलिसी है या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं ये सबकी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ रही है और शायद इसी वजह से आपको ये नॉन लाइफ में ज्यादा पुश दिख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और कई बार लोगों को जब ऐसे इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं होता था, लेकिन अब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसकी वजह से ये जो रिपोर्ट कहती है कि आने वाले कुछ सालों में ये जो ग्लोबली हम देखेंगे कि इंडिया का जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर अगर हम यूँ कहें कि लोग और ज़्यादा बीमा सेक्टर से जुड़ना शुरू कर देंगे। अब अगली खबर पॉलिसी सरेंडर से ही जुड़ी हुई है, जिसमें RBI द्वारा जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार बीमा कंपनियों ने 37% भुगतान अर्ली सरेंडर और विड्रॉल के लिए किए हैं। वहीं डेथ क्लेम सिर्फ 7.5% है, जबकि मैच्योरिटी पर भुगतान की हिस्सेदारी सिर्फ 35% है। रिपोर्ट के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक अक्सर अलग अलग कारणों से मैच्योरिटी से पहले ही अपनी पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं। कभी कभी रिटर्न वादे के मुताबिक नहीं मिलता। इसके अलावा प्रीमियम बहुत महंगा होता है, इसका भी एक ये प्रमुख कारण माना जा रहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI की लेटेस्ट सालाना रिपोर्ट में यह दोहराया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में मिस सेलिंग एक बड़ी चिंता बनी हुई है, जहां इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बिना नियमों, शर्तों या उपभोक्ता का ठीक से खुलासा किए बेचे जा रहे हैं। सर, बीमा सेक्टर में अर्ली सरेंडर कितनी बड़ी समस्या आप देख रहे हैं? इससे मिस सेलिंग का कितना बड़ा इसमें हाथ माना जा रहा है? मैं इस तरह से देखूंगा इस डेटा को या इस तरह की इंफॉर्मेशन को कि जो मिस सेलिंग हुए हैं वो मिस सेलिंग होने से ज्यादा मैं बोलूंगा कि वो एक कस्टमर की निग्लिजेंसी है कि उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट या पॉलिसीज उनकी देख ली तभी उन्होंने उसको शायद इन्वेस्टमेंट के जरिए से देखा, ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए से देखा। उनको पहला तो ये मिस सेलिंग हम बोल सकते हैं कि भाई उनका ध्यान उस चीज पे नहीं था, मगर जो व्यक्ति उनको बेचने आया था या जिन्होंने वो पॉलिसी उनको प्रोवाइड की
उन्होंने शायद जो इंफॉर्मेशन दी उसकी तरीका या फिर उन्होंने जो उनको समझाया वो उसमें शायद गैप रहा रहेगा। पॉलिसियां जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज लाती हैं वो एक तरीके से पॉलिसी कोई ना कोई पर्पस के लिए या कोई ना कोई नीड कंप्लीट करने के लिए होती। सो एज इफ पॉलिसी कोई खराब है वैसा मेरा नहीं बोलना है। पॉलिसी लेने वाले और पॉलिसी प्रोवाइड करने वाले शायद वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं करने से या उनको पॉलिसी के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं देने के वजह से ये मिस सेलिंग हम बोल सकते हैं। और उस वजह से शायद अभी समझिए एक एग्जांपल के तौर पे हम बताएं तो किसी ने कोई एक यूलिप पॉलिसी ले ली जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपया सालाना प्रीमियम भर रहे, 10 लाख रुपए का उनका कवरेज लिया हुआ है। अभी उनको ये बताया है कि शेयर बाजार जैसा चलेगा वैसा आपका इन्वेस्टमेंट चलेगा, मगर उनको ये नहीं बताया गया कि इस पॉलिसी के साथ में आपका इंश्योरेंस कवर भी जुड़ा हुआ है और उस वजह से आपका जो रिटर्न रहेगा वो खर्च हुए पैसे के बाद वाला पैसे पे इन्वेस्ट होता है। जब इन्वेस्टर 5 साल 10 साल के बाद उस पॉलिसी को देखता है तो उस पॉलिसी में इस तरह से दिखता है कि भाई हमने टोटल भर दिया है 5 साल के बाद 5 लाख रुपया और आज जो उसकी करंट वैल्यू चल रही है वो 5.5 लाख रुपया चल रही है या 6 लाख रुपया चल रही है। तो ये जो समझ है वो प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको मिस सेलिंग फील होता है और ये लोग ज्यादा करके सरेंडर करते हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ा रीजन हो सकता है कम्युनिकेशन जहां सही तरीके से नहीं होता है। सर अभी सरेंडर वैल्यू की बात की आपने, बीमा में सरेंडर वैल्यू सर क्या होती है? सरेंडर वैल्यूज की हर कंपनी की अपनी एक अलग तरीके की टर्म होती है, बट मैं एक जनरल टर्म्स आपको बताऊंगा कि अगर समझिए कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल पॉलिसीज हमने ली है तो उसके सरेंडर वैल्यू जो रहती है वो मोटा मोटी अगर 5 साल का प्रीमियम हमने भरा है तो फर्स्ट ईयर आपका प्रीमियम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सेकेंड ईयर प्रीमियम का 25% और थर्ड ईयर प्रीमियम का 25%। तो इतना पैसा डिडक्टेबल्स हो जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट प्लस बोनस आपको 5 साल पे जब भी आप सरेंडर करेंगे तब आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में, जहां हम आज एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। सरकारी बीमा कंपनी LIC ने एक नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट LIC जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम लॉन्च किया है। ये एक नॉन पार नॉन लिंक्ड सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें गारंटीड एडिशन पीरियड के दौरान गारंटीड एडिशन मिलते हैं। LIC का जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान 12 जनवरी 2026 से खरीदने के लिए अवेलेबल भी है। LIC का जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम गारंटीड आजीवन इनकम और आजीवन रिस्क कवर देता है। तो देखिए इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में हमारी सहयोगी दिव्या हमें जानकारी देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। तो आज की पॉलिसी का नाम है LIC जीवन उत्सव पॉलिसी। इसके बारे में आपको तमाम चीज़ें बताएंगे, क्या कुछ की फीचर्स हैं, किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है ये पॉलिसी। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें LIC जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान है, प्लान नंबर 883। 30 से 65 साल तक के व्यक्तियों के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इस एज ग्रुप के लोग इसमें अपने पैसे जो है लगा सकते हैं। न्यूनतम बेसिक सम इंश्योर्ड इसका 5 लाख रुपए है, कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं है इसमें। पॉलिसी साल के अंत में बेसिक सम इंश्योर्ड के हर 1000 रुपए पर 40 रुपए का गारंटीड एडिशन भी आपको देती है। लोन के जरिए अतिरिक्त लिक्विडिटी का विकल्प उपलब्ध यहाँ पर आपको हो जाता है। साथ ही मौजूदा LIC ग्राहकों को रिबेट भी इसमें मिल जाती है। उसके अलावा बात करें अगर कि पॉलिसी के सर्वाइकल बेनिफिट ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहले ऑप्शन 1 है रेगुलर इनकम बेनिफिट है। यह ऑप्शन बेसिक सम इंश्योर्ड का 10% है जो पॉलिसी धारक द्वारा चुने गए 7 से 17 साल बाद शुरू होकर हर पॉलिसी साल के अंत में तय होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो वो आपको मिल जाता है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। इसमें क्या है, पॉलिसी धारक फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट चुन सकता है जिसके तहत देय बेसिक सम इंश्योर्ड का 10% जमा किया जा सकता है और बाद में निकाला जा सकता है। LIC ऐसे स्थगित फ्लेक्सी इनकम पेमेंट पर 5.5 यानी कि 5.5% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज देगा,
जो सालाना कंपाउंड भी होता रहेगा। तो ये थी LIC जीवन उत्सव की डिटेल्स, किन लोगों के लिए सूटेबल है, किस एज ग्रुप के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, और इस पर बाकी जानकारी आपको हमारे गेस्ट देंगे। बहुत शुक्रिया दिव्या, आपने जानकारी दी LIC उत्सव जीवन उत्सव के बारे में, और बाकी हम गेस्ट से भी चर्चा करते हैं। सर से हम जानते हैं इसको विस्तार से। सर, LIC की ये नई पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सबसे ज़्यादा खास है, और अगर हम बात करें कि इसे कब खरीदना सबसे ज़्यादा सही है? पहले तो जब भी इंश्योरेंस कवर हम खरीदे तो जितने यंग हो तब आपको लेना चाहिए पॉलिसी, ये बेसिक है। और दूसरा, इसमें अगर हम जीवन उमंग उत्सव की बात करें तो जीवन उत्सव जो है वो सही में एक मायने से उत्सव ही है। जैसे इसमें गारंटेड 40% पर 1000 आपको 40 सम एश्योर्ड का 40% आपको मिल रहा है, 4% आपका रिटर्न्स हो जाएगा। और उसके अंदर दूसरे जो बेनिफिट आपको दिए गए हैं, तो आप इसमें डिफर पीरियड के लिए आपका इन्वेस्टमेंट करके आप उसके ऊपर रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। सो ये एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी रहेगी जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म अगर देखते हैं कि 17 साल का पीरियड अगर देखें, 15 साल का पीरियड देखें, तो ये एक स्टेबल कॉर्पस आपके लिए बिल्ड कर पाएगी और आपको उसके बेनिफिट एक अवधि के बाद ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल सर, ये सिंगल प्रीमियम प्लान क्या है और इसके फायदे आखिरकार क्या हैं? किन लोगों के लिए सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, किन लोगों को बचना चाहिए इस पॉलिसी से? सिंगल प्रीमियम पॉलिसी नॉर्मली जिनके पास आज एक अमुक कैपिटल अवेलेबल हो और वो चाहते हैं कि भाई हम आगे प्रीमियम भरने की, भुगतान करने की ताकत नहीं रखते हैं, बट मेरे पास आज एक पैसा है जो मैं सिक्योर करना चाह रहा हूँ एक अमुक अवधि के लिए कि 10-15 साल। अगर मेरे पास शॉर्ट टर्म में अगर पैसा अवेलेबल है, मेरे फाइनेंशियल प्लान्स सेट है और मैं ये पैसे को भूल जाना चाहता हूँ कि भाई मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए 15 साल मुझे अभी ये पैसे को हाथ नहीं लगाना है, या मुझे अमुक साल के बाद पैसा चाहिए, आज तो नहीं चाहिए, तो ये एक तरीके का लॉक इन हो जाएगा आपका पैसा जो आपको अवेलेबल मुश्किल से रहेगा, जैसे सरेंडर वैल्यू से मिल पाएगा। बट अदरवाइज अगर आप इस तरह से सोचें कि हम अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो एक व्यक्ति जिनको एक 15 साल या 17 साल के बाद एक अमुक कॉर्पस अपना किसी काम के लिए चाहिए, तो वो इस प्रोडक्ट को जरूर से देखें, क्योंकि आज अगर उनके पास समझिए कि एक एग्जांपल के तौर पे लाख रुपया अवेलेबल है और आज वो डाल के रख दे और उसकी कंपाउंडिंग इफेक्ट हम गिने कि भाई 15 साल, 16 साल, 17 साल के बाद उनको एक अच्छी अमाउंट उनके हाथ में दिखेगी। बिल्कुल। तो उस वजह से ये, क्योंकि लमसम हम एक ही बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हर साल प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं और पॉलिसी एक्टिवेटेड रहेगी टिल द टर्म, व्हिच इज वन मोर बेनिफिट। बिल्कुल। तो LIC जीवन उत्सव जो कि ये ग्राहकों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकती है। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, द बोनस को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, आज हमने जाना कि पिछले सप्ताह से लेकर अब तक बीमा सेक्टर से जुड़े हुए जो बदलाव हुए हैं, क्या इसमें उथल पुथल हुई है, जो बदलाव हुए हैं, क्या अपडेट हुआ है, वो हमने विस्तार से आज अपने इस प्रोग्राम में जाना है। इसी के साथ हमारे इस खास शो बीमा हो तो ऐसा में अभी के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर आएंगे बीमा से जुड़ी कुछ और अन्य खबरों के साथ।